एबीपी गंगा की खास पेशकश शिक्षा ई अधिवेशन में आपका स्वागत है। बहुत जल्द हम शिक्षा के नए आयामों से रूबरू होने वाले हैं क्योंकि देश को नई शिक्षा नीति मिलने वाली है और ये हमारे लिए सबसे खास है क्योंकि इस देश में पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी। उसके बाद बदलते परिवेश में नई नीतियां लागू करने की मांग उठने लगी, लेकिन कई सरकारें आईं और चली गईं और हमारी जरूरतों के हिसाब से सबसे जरूरी नीति यानी शिक्षा नीति पर कोई फैसला नहीं हो सका। लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आई सरकार ने इस मामले को उच्च प्राथमिकता पर रखा और देश के तमाम शिक्षाविदों, विषय संबंधित जानकारों और विशेषज्ञों की अगुवाई में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी। क्या है इस नए बदलाव के मायने? इससे शिक्षा क्षेत्र में कितना गुणोत्तर सुधार होगा? नए परिवेश के साथ नई शिक्षा नीति से स्टूडेंट्स और शिक्षकों को कितना फायदा मिलेगा? ये नीति छात्रों में स्किल डेवलपमेंट के लिए कितनी कारगर साबित होगी? परीक्षा प्रणाली में कितना सुधार होगा? नई तकनीक का शिक्षा से जुड़ाव कैसा रहेगा? इन तमाम बातों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिनके पास माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी प्रभार है। बहुत स्वागत है दिनेश शर्मा जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहले सर बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, क्योंकि जिस बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति की देश को जरूरत थी उसे पेश करने का श्रेय आपकी पार्टी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र में सत्ताधारी मोदी सरकार ने पूरी करती है। सवाल यह है कि 1986 की शिक्षा नीति से ये जो नई शिक्षा नीति है कितनी अलग होगी और क्या बदलाव हम महसूस करेंगे? देखिए, जो पहले से इसको कहना चाहिए कि 1986 में पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई, दूसरी बार 1986 में से लागू किया गया और 1992 में इसका संशोधन पेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति है उसके प्रभाव को कम किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि दोनों बार जो 1968 और 1986 दोनों में जो शिक्षा का समावेशी रूप होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और जो परिवर्तन की अपेक्षा थी वो जमीनी रूप नहीं ले पाई। 34 वर्षों के बाद मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने इस प्रकार का शिक्षा का प्रारूप शिक्षा नीति के रूप में रखा है, जिसमें युवाओं के बारे में खास तौर से ध्यान दिया गया है। हम सब जानते हैं कि अगला जो दशक है, अगला दशक में दुनिया का सबसे जो अधिक जनसंख्या वाला युवा देश होगा वो भारतवर्ष होगा और ऐसे समय उन युवाओं को हमें उनकी जो व्यवस्था है, उनके उच्चतर जो गुणवत्तापरक शैक्षणिक अवसर हैं उन्हें उपलब्ध कराना हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनेगी। यानी जितना हम उनको उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे उतना हम कह सकते हैं कि भारत के निर्माण में हमें सहायता मिलेगी। आज समय का बदलाव है और समय के बदलाव में हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो आने वाला समय है उसमें अकुशल श्रमिकों की जगह पर मशीनीकरण का जोर होने वाला है। यानी जिस प्रकार से मैकेनाइजेशन सिस्टम का आधिपत्य बढ़ रहा है, उस समय अकुशल जो श्रमिक या कामगार हैं उनकी महत्वता निश्चित रूप में प्रभावित होने वाली है। ऐसे समय शिक्षा का एक ऐसा स्वरूप जो रोजगार सृजित करने वाला हो, रोजगार प्रदान करने वाला हो, उसकी आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए जरूरी है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो शिक्षार्थी केंद्रित हो और शिक्षार्थी केंद्रित से सीधा सा मतलब है कि हमें जो वोकेशनल एजुकेशन है या पढ़ते पढ़ते 12वीं कक्षा तक ही हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से हमें जोड़ा जाने की संभावनाएं हैं, उन पर हमें ध्यान देना होगा। ये उस नई शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है और हम कह सकते हैं कि शिक्षा से चरित्र के निर्माण की बात आती है और शिक्षार्थियों को जो चरित्र निर्माण की बात हम करते हैं तो उनमें बुनियादी बदलाव के लिए जो इस समय है वो केंद्र बुनियादी बदलाव का वो शिक्षक होना चाहिए। यानी शिक्षक की भी किस प्रकार से ट्रेनिंग हो, किस प्रकार से शिक्षा में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के गुणों का
विकास हम कर सकें, ये सारी बातें हमें जोड़नी होंगी। तो आज नई शिक्षा नीति ने व्यापक स्वरूप में इन बातों पर ध्यान दिया है कि हमें शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा को लाना है, और दूसरा गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए हमें केंद्र बिंदु जो है वो शिक्षक को बनाना है। ये सारा पूरी जो शिक्षा नीति है उसका ताना बना इन्हीं के दायरे में घूमता है। बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, यानी ये समझें कि जो नई नीति है ये रोजगार परक होगी, ज्ञानवर्धक होगी, किताबी नहीं होगी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस नीति को तैयार किया गया है। लेकिन दिनेश शर्मा जी, एक बहुत बड़ी खामी ये भी देखने को मिल रही थी कि जो शैक्षणिक संस्थान ग्रामीण इलाकों में होते हैं उनकी तुलना में शहरी इलाकों के शैक्षणिक संस्थान हर मायने में आगे रहते हैं, चाहे फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैकल्टी हो, लाइब्रेरी हो या तकनीकी सुविधाएं। इस गैप को खत्म करने में नीति कितनी फायदेमंद साबित होगी? देखिए, इस नीति में इसी बात पे ध्यान दिया गया है, एक सार्वभौमिक सर्वसामान्य शिक्षा को हम कैसे उपलब्ध कराएं और जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच की खाई है उसको हम कैसे दूर करें। इसके लिए ही व्यापक रणनीति इस शिक्षा नीति के अंतर्गत दी गई है। मैंने जैसा कहा कि युवाओं को केंद्रित बनाया गया है, शिक्षकों को केंद्र बिंदु बना के काम किया जा रहा है। तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच की खाई है उसको हम दूर कर सकें। बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, देखिए जब जब शिक्षा का जिक्र होता है, शिक्षा नीति का जिक्र होता है, तब तब बजट का भी जिक्र होता है। इस बार नई शिक्षा नीति के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि जीडीपी का कम से कम 6% जो हिस्सा है वो शिक्षा के लिए होगा, जिससे शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बढ़े, और जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि रोजगार परक ये शिक्षा नीति हमारी रहेगी। तो ये कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है बजट? देखिए, अभी तक का जो धन का अभाव है वो भी शिक्षा के विस्तार में बाधक था। जीडीपी का 6% एक बहुत बड़ा घोषणा है सरकार की, वो शिक्षा में व्यय करने की। तो इससे नए जो शिक्षण जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लाने में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, और जो एक ड्रॉप आउट है, कहते हैं कि 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से अपने आप को वंचित कर देते हैं, उनको शिक्षा प्रदान करने में ये पैसा व्यय होगा। और ड्रॉप आउट को ख़त्म करने के लिए एक प्रकार का जो हमारी प्रयत्न है उसको सरकार इसमें अमली जामा पहनाने में सफल बनेगी। बिल्कुल, एक और जो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है दिनेश शर्मा जी, वो ये है कि 10+2 की जगह अब 5+3+3+4 होगा। इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसके क्या मायने होंगे और इससे क्या बदलाव हमारी शिक्षा में होगा, बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सीधी सी बात थी कि जो 3 वर्ष से और 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कानूनी अधिकार और प्री एजुकेशन के अंतर्गत उनको जोड़ने का काम किया गया है। और उसी तरीके से 6 वर्ष से और 14 वर्ष के बच्चों को भी आरटी सिस्टम के अंतर्गत उनको उनकी बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने का प्रयत्न किया गया है। जो बोर्ड की है वो पहले की तरीके से ही रहेगी, लेकिन उसमें अगर सेमेस्टर सिस्टम चाहें तो जोड़ने की एक स्वतंत्रता रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो नया सिस्टम है वो पुराने सिस्टम को उसके खामियों को दूर करते हुए लागू करने में सफल होगा। दिनेश शर्मा जी, सिलेबस और करिकुलम को लेकर भी बहुत बातें होती हैं, और जब हम धरातल पर देखते हैं तो सिलेबस कुछ और होता है, करिकुलम कुछ और होता है। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए ये जो नई नीति है शिक्षा की, वो कितनी कारगर साबित होगी? नहीं, देखिए, ये एक व्युत्क्रम रहा है कि जो शिक्षा का सिलेबस है उसको तैयार करने में ध्यान देने की ज़रूरत रही है। तमाम मापदंडों को, तमाम बिंदुओं को इंगित किया गया है, और किस प्रकार से हम समय समय पर एक तरीके से इसका मूल्यांकन करेंगे, पठन पाठन का, परीक्षाओं का, किस प्रकार से हम सेमेस्टर प्रणाली को अपनाएंगे, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। और समय समय पर जो मूल्यांकन की प्रवृत्ति है वो इस विसंगति को दूर करेगी। ठीक है, हर लिहाज से इस शिक्षा नीति की तारीफ जो है आपने भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार कह रहे हैं कि इससे बच्चों की जो थिंकिंग पावर है उसमें इजाफा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष के अपने अलग आरोप हैं। दिनेश शर्मा जी, आरोप ये लग रहे हैं कि नए पैटर्न से राइट टू एजुकेशन पर बड़ा फर्क पड़ने वाला है। इसमें कितनी सच्चाई है? इससे किस तरीके से आप इसका जवाब देंगे?
मैं तो इसको यूं ही कहूँगा कि वहाँ बड़ा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन वो सकारात्मक होगा, नकारात्मक विपक्ष की सोच के अनुसार नहीं होगा। और सकारात्मक इसलिए भी होगा कि स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी और साथ में हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन करने के साथ साथ उच्च शिक्षा जो आयोग है उसका गठन केंद्र स्तर पे, जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, राज्य शिक्षा आयोग का गठन जिसका माननीय मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। इन सारी अथॉरिटीज़ के गठन के बाद ये प्रक्रिया सुगम और सरल होने वाली है। इसकी व्यापकता बढ़ेगी, ना कि इसमें किसी प्रकार की आलोचना की कोई गुंजाइश है। नहीं, जो लैंग्वेज की बात की जा रही थी कि 5वीं तक मातृभाषा में बच्चे अपने पढ़ सकेंगे, उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। बल्कि देखें तो 5वीं कक्षा तक जी, यही मैं दिनेश शर्मा जी आपसे पूछ रही हूँ। इसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा था, कह रहा था कि ये तो पहले भी होता आया है, पहले भी बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था। नया क्या है? नहीं, देखिए, मातृभाषा में पढ़ाई होगी तो तमाम ऐसे स्कूल भी हैं जो मातृभाषा को नहीं पढ़ाते प्रारंभ से, तो 5वीं तक मातृभाषा को पढ़ाना अनिवार्य होगा। मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा को भी रखा गया है, इसलिए भाषाओं का कोई द्वंद्व न छिड़ने पावे, इसलिए मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा को भी इसमें प्रमुखता दी गई है। यानी बच्चे की जो नींव मजबूत होगी मातृभाषा के आधार पर, तो उसकी पृष्ठभूमि को जो साक्षरता है उसकी पृष्ठभूमि को सुदृढ़ करने का और उसे आंकिक ज्ञान को मजबूत करने का काम ये मातृभाषा के आधार पर शिक्षा के द्वारा होगा। ठीक है दिनेश शर्मा जी, देखिए इस पूरी नीति में जो जोर दिया गया है वो स्किल्स पर दिया गया है। ये दिया गया है कि बच्चे सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने, उनमें समझ हो, वो समझें कि वो किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, वो उस पर जोर दिया जा रहा है। तो इसके लिए अगर मैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से समझूं तो उत्तर प्रदेश कितना तैयार है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से? नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए हम कह सकते हैं कि कई जगह, जैसे लखनऊ को आप मान लें, ये एजुकेशनल हब बन चुका है। गाजियाबाद को आप ले लें या नोएडा को ले लें, ये एजुकेशनल हब बन चुके हैं। हमारे वहाँ पर प्राइमरी शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक के तमाम टेक्निकल संस्थान भी और तमाम अन्य चिकित्सीय संस्थान भी आज व्यापकता के दौर पे मिलते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी हर चुनौती का सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है और ये शिक्षा नीति अपने आप में परिपूर्ण है इस विषय में, क्योंकि अगर आप देखें तो शिक्षा नीति, जैसे विपक्ष इसकी आलोचना, आपने एक शब्द का प्रयोग किया इसकी कर रहा है, तो विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि आज तक का सबसे बड़ा परामर्श जिसमें कई एक तरीके से वर्ष लग गए होंगे और निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक तमाम लोगों से, यानी एक सबसे बड़ा परामर्श किया गया और उसके बाद ये जो 20 वर्षों का विजन लेकर ये शिक्षा नीति को बनाया गया है। इसका उद्देश्य ही है कि स्कूली शिक्षा को 2030 तक इसका 100% नामांकन हम कर सकें। इसके दृष्टि से हमने इस शिक्षा नीति को तैयार किया है। जो ड्रॉप आउट होने वाले 2.5 करोड़ के आसपास बच्चे हैं उनको भी शिक्षा मिल सके, उस नीति को देखते हुए ये शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। और इसलिए कभी कभी कहते हैं कि 10वीं और 12वीं में भी सेमेस्टर की आपने छूट दे दी। कभी कुछ मैंने देख रहा था, कुछ लोग आलोचना इसलिए कर रहे थे कि पढ़ने वाले बच्चों को हाई स्कूल इंटर में कोई भी सब्जेक्ट को वो एक साथ ले सकते हैं, उसकी जो बाध्यता समाप्त की गई है, तो इससे एक तरीके से विशिष्टताओं का उल्लेख भी होगा और विशिष्टताओं का आधिपत्य भी बढ़ेगा। तो ये जो अच्छे परिवर्तन किए गए हैं कि जो भी चाहे वो सब्जेक्ट ले सकता है विद्यार्थी अपने अनुसार, तो ये भी, इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ये शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में जो बनाई गई, इसमें 484 पेज का डॉक्यूमेंट है ये। और ये कह सकते हैं कि जो 1968 और 1986 में जो शिक्षा नीति बनी थी, जिसका संशोधन 1992 में हुआ था, वो रिमूव नहीं कर पाई थी मैकाले की शिक्षा नीति को। ये शिक्षा नीति मैकाले की शिक्षा नीति को रिमूव करने में समर्थ बनेगी, सक्षम बनेगी। इसलिए इसकी व्यापकता का जहाँ तक हम लोग जो जिक्र करते हैं कि ये 20 वर्षों में शिक्षा देने के एक विजन के रूप में ये दिखाई पड़ने वाली है। और ये विजन होगा कि शैक्षिक बदलाव हो, शैक्षिक गुणवत्ता हो, गुणवत्तापरक शिक्षा हो, न केवल प्राइमरी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो, बल्कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक
परिवर्तन और रोजगार परक शिक्षा का प्रादुर्भाव की प्रतिस्थापना देखने को मिल सके, जी। इसके लिए ये मैं समझता हूँ एक वरदान साबित होने वाली है। और मैं कह सकता हूँ कि अलग अलग फेस में ये शिक्षा नीति लागू होने वाली है और इसके अलग अलग राज्यों की प्राथमिकताएं अलग अलग होने वाली हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी से तमाम राज्यों ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एक जो एक्शन फोर्स है, जो स्टीयरिंग कमेटी, उसका अलग से गठन किया गया है कि शिक्षा नीति को ठीक से निचले स्तर तक का लागू किया जा सके। इसके लिए बड़ी व्यापक तैयारी पूरे प्रदेश में की गई है। अच्छा, ये नई शिक्षा नीति बहुत सारे बदलाव लेकर आएगी दिनेश शर्मा जी। ये लगातार आपकी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, चाहे फिर केंद्र के मंत्री हों या फिर राज्य के मंत्री हों, हर कोई इसका दिल खोलकर स्वागत कर रहा है। लेकिन एक और सवाल है, जैसा आपने अपने जवाब में जिक्र किया था कि हमारे पास नोएडा है, लखनऊ है, जहां पर अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, उच्च शिक्षा की अगर बात कर लें तो अच्छे अच्छे यहां पर कॉलेजेस हैं। लेकिन जो पुरानी पहचान उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी, प्रयागराज का मैं जिक्र यहां पर कर लूं, अगर किसी को आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है तो वहां पर कोचिंग करने के लिए जाया करता था, ऑक्सफोर्ड के तौर पर पहचाना जाता था, जिसकी पहचान अब कहीं ना कहीं कम हो गई है। इस नई शिक्षा नीति से क्या प्रयागराज को फिर वही पहचान मिलेगी? निश्चित रूप में जो प्रयागराज और काशी है उसकी जो महत्वता है उसको कोई कम नहीं कर सकता। आज भी काशी में यानी वाराणसी में और प्रयागराज में भी शिक्षा के बड़े उच्च स्तर के केंद्र हैं और बड़े उच्च स्तर की शिक्षा वहां पर प्रदान की जा रही है। जी, ठीक है। दिनेश शर्मा जी, नीति में परीक्षा का स्वरूप बदलकर अब छात्रों की क्षमताओं का आंकलन करने पर जोर रहेगा, ना कि उनकी याददाश्त का। केंद्र की दलील यह है कि नंबरों का दबाव इससे खत्म होगा। ये आपको कितना संभव दिखता है? देखिए, जो हम शिक्षा नीति को निचले स्तर से लागू करेंगे तो ये कोई कठिन कार्य नहीं होगा। आज किताब में रट्टू तोता बनना और कोचिंग संस्कृत को जन्म देना, इससे छुटकारे की आवश्यकता है। क्योंकि रट्टू तोता बन के समसामयिक जो परिस्थितियों में तो वो सफल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सफल विद्यार्थी नहीं होता। इसलिए ऐसी शिक्षा जो एक समग्र ज्ञान प्रदान कर सके और बच्चे में प्रारंभिक दौर से ही वो सतत शिक्षा का जो प्रभाव है वो दिखने लगे, इसकी व्यवस्था नई शिक्षा नीति में की गई है। अच्छा दिनेश शर्मा जी, निजी और सरकारी संस्थानों को लेकर ऊहापोह की स्थिति अभी भी जारी है। ये कैसे खत्म करें, बड़ी चुनौती है, क्योंकि 12वीं तक हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ें, लेकिन ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी पढ़ाइयों के लिए सरकारी संस्था उनकी प्राथमिकता हो जाती है। इसे कैसे दूर करेंगे? देखिए, जो शिक्षा नीति का मूल भाव है वो इसी व्यापकता के दृष्टिकोण को लिए हुआ है कि जो ग्रामीण शिक्षा और शहरी शिक्षा के अंतर है उसको समाप्त करने का कारण भी यही है कि शहरों में भी जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें गुणवत्तापरक शिक्षा ठीक से प्रारंभ हो सके, इसकी व्यापक रणनीति बनाई गई है कि शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम है, शिक्षार्थी को केंद्र बिंदु बना के काम पठन पाठन की प्रक्रिया को लाना है, कोर्स शेड्यूल को एक सा करने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात है, तमाम सुविधाओं से युक्त करने की बातें जो हुई हैं वो यही जो दूरी है उसे कम करने की तरफ है। और मैं समझता हूँ कि थोड़े से प्रयत्न के बाद, क्योंकि ये 20 साल का विजन है, उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा के क्षेत्र में तो 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है इन विषमताओं को दूर करने के लिए। तो मुझको लगता है कि जल्दी ही इस पे एक अच्छा निर्णय सामने देखने को आएगा कि हमारे जो सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों की जो दूरियां हैं वो कम होंगी। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बड़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। दिनेश जी, एक और अहम बात है, वो केंद्र हो या राज्य, जब कोई नई सरकार आती है तो वो ज़रूरत के हिसाब से सिलेबस में बदलाव करती है। इसे लेकर आरोप भी लगते हैं सत्ताधारी सरकार पर कि इतिहास और तथ्यों से छेड़खानी हो रही है, अपने हिसाब से सिलेबस को सरकार बदल रही है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, जब से मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसमें एक भी विवाद देखने में सामने नहीं आए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में अगर आप 2 वर्षों में आपने देखा हो
हमने 2018 में पाठ्यक्रम का परिवर्तन पूरा कर दिया। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हमने उत्तर प्रदेश में अपने हिसाब से संशोधित करते हुए लागू किया है। एक भी विवाद सामने देखने को नहीं आया है। ये सरकार की नीति और नीयत पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से पाठ्यक्रम से खिलवाड़ करते हैं या खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकारों ने पाठ्यक्रम से किसी प्रकार का अन्यथा खिलवाड़ नहीं किया है, इसलिए विपक्ष को भी आलोचना करने का अवसर नहीं मिला है। ठीक है दिनेश शर्मा जी, देखिए आपसे चर्चा हो रही है नई शिक्षा नीति को लेकर, तमाम जो सवाल थे उनका जवाब आपसे जान लिया, लेकिन एक और सवाल है जो बेहद अहम है, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारे हालात बदल गए हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ऑनलाइन स्टडीज, क्योंकि बच्चों को भी इससे यूज टू करना है, साथ ही साथ इसका एक गुणवत्तापूर्वक जो रिजल्ट है वो निकले, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश में कैसा काम हो रहा है और कितनी बड़ी चुनौती आप इसे समझते हैं? देखिए, ये बड़ी चुनौती के रूप में तो हमारे सामने था ही कि क्लासरूम टीचिंग की जगह पर ऑनलाइन टीचिंग को हम कैसे स्थापित कर पाएं। इसमें सबसे बड़ा समस्या ये थी कि हमारे टीचर ट्रेंड नहीं थे जी। लेकिन मुझे खुशी है कि इस दौरान जिस प्रकार से हमारे शिक्षकों ने और विद्यार्थियों ने परिश्रम किया है, विगत 4 महीनों में ऑनलाइन टीचिंग, ये कोरोना काल का जो नकारात्मक पक्ष है उसमें अगर कोई हम सकारात्मक चीज़ ढूंढते हैं तो सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष ये दिखाई पड़ता है कि हम ऑनलाइन टीचिंग में सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हमने जहां पर यूट्यूब के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस के माध्यम से ऑनलाइन टीचिंग की है, व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस लिए हैं, वही हमने स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से हमने 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को जो ई कंटेंट्स थे, जैसे क्लास रूम टीचिंग में पढ़ाए जाते थे, उसी तरीके के ई कंटेंट तैयार करके उनको पठन पाठन दूरदर्शन के माध्यम से और स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से कराने की कोशिश की है, जिससे जहां नेटवर्क नहीं पहुंचता वहां बच्चे दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ सकें। और इसमें बड़ी नई टेक्नोलॉजी में, चाहे वो ऑनलाइन टीचिंग कर रही हो या दूरदर्शन या स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहा हो, मैं समझता हूँ कि पहली बार ई कंटेंट्स तैयार हुए माध्यमिक शिक्षा के स्तर पे, और बड़ी बारीकी से शिक्षकों ने बड़ी मेहनत करके उनको विद्यार्थियों के सामने रखा और विद्यार्थियों ने बड़े रुचि दिखाकर इस प्रकार के पठन पाठन को करने में सफलता प्राप्त करी है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने इसीलिए जो अभी तक का 20% सरकार अलाउ करती, केंद्र सरकार ऑनलाइन टीचिंग के लिए, हमने उसको बढ़ाकर संक्रमण काल में 40% तक का ऑनलाइन टीचिंग की अनुमति हमें मिल सके, इसके लिए अनुरोध किया है। बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, और उम्मीद हम ये करेंगे कि नई शिक्षा नीति और कोरोना का ये जो असर है, ये तमाम चीजें मिलकर एक अच्छे अवसर के तौर पर सामने आए, क्योंकि खुद पीएम कहते हैं कि आपदा को अवसर के तौर पर देखना है। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समझाने के लिए कि नई शिक्षा नीति से कितने बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में होंगे।